कांग्रेस का पूरा इकोसिस्टम उस पर नैरेटिव बना लिया कि क्लास में यदि फेल्यूर बच्चों के बीच रेस में यदि आप फर्स्ट आ ही गए तो क्या हो गया, 31 नंबर पास मार्क है, उसी पर यदि आप टॉप कर गए तो क्या हुआ। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने एक और इस बात को जरा समझिए कि प्रधानमंत्री मोदी टूने टुटके की राजनीति नहीं करती। यहाँ पे मौका है तो त्योहार पे है तो यहाँ पे बढ़ जाएगी, उसके बाद फिर आगे स्लम्प हो जाएगी। एक वही जो शेयर मार्केट की जो टाई वाई बांधता है, जिसका कोई खेत से कोई लेना देना नहीं है, उसका आंकड़ा, और दूसरा किसान, इस देश का किसान, वो पूरी मजबूती के साथ प्रधानमंत्री मोदी के साथ डट के खड़ा हुआ कि वो एंकर जो था वो उसमें केवल वो कामा लगा के थोड़ा डिस्टेंस बढ़ गया था, तो वो संख्या पढ़ने में उनको कम से कम 2-3 बार उनको पढ़ना पड़ा, क्योंकि वो पढ़ रहे थे। उनको अपनी बुद्धि से कोई अकल नहीं थी कि ये बड़ा सामान्य सा आंकड़ा, लेकिन पढ़ रहे थे। क्या छोड़िए सर, नमस्कार। नमस्कार मनीष जी, दर्शकों को भी नमस्कार और बहुत बहुत बधाई। अभी बताऊंगा क्यों। सर, अभी हम बहुत बहुत बधाई। बस रोचकता ये है कि देखिए, बधाई तो उस दिन भी हम लोग दे रहे थे कि जब भारत दुनिया की चौथी आर्थिक महाशक्ति बना। हम तो कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि हम चौथी आर्थिक महाशक्ति बन जाएंगे। जब ये आंकड़ा आया, और कोई ऐसा नहीं कि नरेंद्र मोदी और उसकी सरकार ने, निर्मला सीतारमण ने आंकड़ा बना करके तैयार करके दाल भात भुजिया टाइप बना करके दे दिया। भारत द्रोही गैंग, कांग्रेस का पूरा इकोसिस्टम उस पर नैरेटिव बना लिया कि क्लास में यदि फेल्यूर बच्चों के बीच रेस में यदि आप फर्स्ट आ ही गए तो क्या हो गया, 31 नंबर पास मार्क है, उसी पर यदि आप टॉप कर गए तो क्या हुआ। अब तो जीडीपी ग्रोथ का भी आंकड़ा बता रहा है, और सही मायने में ये दिखा रहा है भारत के उस आर्थिक महाशक्ति होने का। कई बार लगता है कि मोदी पाकिस्तान को जुतियाकर लतियाकर उसके बाद भी युद्ध से बाहर भारत को निकाल करके भारत के भविष्य के लिए एक बड़ी लंबी छलांग मारी है। ये जीडीपी ग्रोथ का आंकड़ा क्या संदेश दे रहा है? ये मनीष जी, प्रधानमंत्री मोदी के मौन का थप्पड़ है। ये प्रधानमंत्री मोदी बिल्कुल 1 साल से मौन थे। दर्शक जरा गौर करें, उस विषय पर वो कुछ बोल नहीं रहे थे, कुछ जवाब नहीं दे रहे थे। और याद करिए कि 4 जून को जब रिजल्ट आया था, 4 जून 2024 को जब रिजल्ट आया था, तो पहले ये पूरा विपक्ष हिजड़ों की तरह लहंगा उठा के नाचने लगा था कि मोदी कमजोर हो गया, मोदी अपनी सरकार नहीं चला पाएगा, नायडू भाग जाएगा और नीतीश भाग जाएगा। ये इन्होंने अपने मन से कहानी किस्से करके इन्होंने नाचना शुरू कर दिया था। बेलगाम होके बेसुध होके नाच रहे थे। और फिर 9 तारीख को जब प्रधानमंत्री मोदी ने शपथ ली, तो इनका नाचना जो है कुछ कम हुआ, लेकिन चिल्लाना इनका कम नहीं हुआ। और ये लगातार बैठ के कयास लगाते रहे, ये होने जा रहा और वो होने जा रहा। और एक स्वर से इन सबका ये कहना था, पूरे देश को ये संदेश दे रहे थे कि मोदी बड़ा कमजोर होकर आया है, बड़ा घुटने टेक कर आया है, और बड़ी कमजोर इसकी सरकार है, लंगड़ी लूली लचर सरकार है, और ये कुछ इससे कोई उम्मीद न की जाए। और ये इनका कीर्तन जो है, मोदी विरोधी कीर्तन, ये लगातार इनका अनवरत चल रहा था। और उसमें जो ऑर्केस्ट्रा लेके आ गए थे, ये जो बैठे हैं यूट्यूब के अंदर बैठे हैं दलाल, ये आकर इन्होंने और बजाना शुरू किया था। मनीष जी, मैं क्या बताऊं, निकालूंगा तो कम से कम 30, 40, 50 ऐसे थंबनेल निकलेंगे, ये पाड़ा के, सनसनीबाज के, या इनके जैसे और जो कुत्ते पल रहे हैं उन सबके, कि बस मोदी सरकार अगले हफ्ते चली गई और अगले महीने चली जाएगी, और अगले महीने नीतीश भाग जाएगा, नायडू भाग जाएगा, और ये सिटिंग हो गई, वो सिटिंग हो गई। ये अपने मन से कहानियां करते थे, और उसके बाद एक पूरा उसका निर्णय भी सुना देते थे। और उसमें बड़े बड़े दिग्गज जिनके बाल पक गए, क्या बताऊं उनको, वो आता है आपके बिहार का भी सिंह है, मेरे नामा राशि वाला सिंह है, वो तो बेशर्मी की सारी उसने सीमाएं लांघ दी हैं, इस कदर वो लगा हुआ है। और सब बैठ के यही घोषणा कर रहे थे कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने कभी इनकी किसी बात का जवाब नहीं दिया। वो लगातार काम कर रहे थे, और उस काम का उनको मालूम था कि मेरा काम इनके मुंह पर जो झन्नाटेदार थप्पड़ मारेगा तो इनको समझ में नहीं आएगा कि हुआ क्या, और उनके चक्कर आ जाएगा। तो वो वही काम हुआ है। आज जब जीडीपी के आंकड़े आए, मैं दर्शकों से कहूंगा, ये साधारण आंकड़े नहीं है, ये साधारण आंकड़े नहीं है। और जिस मोदी को ये बता रहे थे कि सबसे कमजोर होके आया है, सबसे कमजोर सरकार लेकर आया है, वो सबसे मजबूत सरकार बनकर उभरी है। और क्या कमाल दिखाया है प्रधानमंत्री मोदी ने, और उनके वित्त मंत्री को भी कहूंगा, वित्त मंत्री बाकी जो उनकी पूरी टीम है, क्योंकि इसमें जीडीपी का जब आंकड़ा आता है तो समग्रता के साथ आता है, तो अपने आप वो बताता है कि सरकार कैसी है, सरकार कैसी चली 1 साल, और सरकार के आगे आने वाले लक्षण क्या हैं। और ये मनीष जी, सबसे खास बात है कि ये जो थप्पड़ है,
इसकी गूंज केवल इन दलालों तक ही सीमित नहीं रहेगी, दिल्ली में बैठे दलालों तक सीमित नहीं रहेगी, इन हिजड़ों तक सीमित नहीं रहेगी, ये थप्पड़ की गूंज पूरी दुनिया में सुनाई देगी। उसका कारण बताता हूं कि पूरी दुनिया, और खासकर जो हमारा ये जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, इसकी जो Q3 की जीडीपी की रेट आया था, जीडीपी की दर क्या है, तो उसके बाद तो इन हिजड़ों में खुशी की लहर दौड़ गई थी। एकदम लगा था जैसे हिजड़ों के घर में बच्चा पैदा हो गया, इस तरह से नाच रहे थे ये कि क्या गजब है। अब इनको लगा कि बस ये जो अगला Q4 आएगा उसमें हम प्रधानमंत्री मोदी की सरकार धराशायी हो जाएगी और बहुत बुरी हो जाएगी आर्थिक जीडीपी की ग्रोथ रेट, और अर्थव्यवस्था भी हमको बिल्कुल जमीन पे लेटी नजर आएगी। उसका कारण बता दूं कि Q3 में मनीष जी जीडीपी का रेट आया था वो 6.2 आया था, और वो इनका नाचने का, इनके खुश होने का बड़ा बिल्कुल सही तरीका था। इनके खुश होने का इनको एक कारण मिल गया था, क्योंकि इससे पहले वाला जो फाइनेंशियल ईयर था 2023-24 का, उसमें जीडीपी जो Q3 की थी वो 8.4% थी, 8.4%, और वो घटकर 24 में 6.2 पे थी। और 6.2 पे तब थी जब उसमें सारे व्रत और त्योहार हमारे उसी तीसरी तिमाही में होते हैं। दिवाली उसी में हुआ, दशहरा उसी में हुआ, दुर्गा पूजा उसी में हुई। उसको एक समझिए वो फाइनेंशियल ईयर का एक बड़ा बूस्ट होता है, वो जो तीसरी क्वार्टर होता है, और उससे बड़ी सहायता मिलती है। और उसमें 6.2 थी, तो वास्तव मुझे भी थोड़ा हुआ था कि क्या मतलब गड़बड़ा गया मामला, अब अगली चौथी कैसी होगी। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने एक और इस बात को जरा समझिए कि प्रधानमंत्री मोदी टोने टुटके की राजनीति नहीं करते कि यहाँ पे मौका है तो त्योहार पे है तो यहाँ पे बढ़ जाएगी, उसके बाद फिर आगे स्लम्प हो जाएगी। तो वो 6.2 जो थी, और वो जो पिछली बार 8.4 थी, उसका 6.2 हो जाना तो समझिए करीब 25% की गिरावट थी। और उसको अब की जब आया तो पूरे जितने यहाँ बैठे दिल्ली वाले जो दारू पी के अपना अध्ययन करते हैं, या फिर वो जो बाहर बैठे हैं जो विदेशों में मोदी विरोध का धंधा करते हैं, इनको जाकर ये अधेड़ जाके वहां पे उनको ज्ञान देता है, वो सब कह रहे थे कि बहुत ज्यादा होगा तो 6.5 6.85 से ज्यादा नहीं होगी ये ग्रोथ रेट। और अब जो ग्रोथ रेट आई है वो 7.4 आई है, 7.4। तो गजब किया है, कमाल किया है सरकार ने, और क्या काम हुआ है देश के अंदर, और ये बता रहा है। और इसको अभी आगे दर्शकों को बताता हूँ, ये जो जीडीपी का रेट आया और जो ओवरऑल पूरे 2024-25 का जीडीपी का रेट है, वो अपने आप में एक अलग कहानी सुना रहा है मनीष जी। वो अपने आप में एक अलग कहानी सुना रहा है, क्योंकि जितने बड़े बड़े एजेंसियां थी, अभी रुक जाइए मनीष जी, इसको तो अभी हम लोग पढ़ के सुनाते हैं बाद में, कि जरा कि वो जो बाहर बैठी एजेंसियां थी वो भी कह रही थी कि अब की हिंदुस्तान का जो ग्रोथ रेट है वो 6.2 या 6.5 के करीब 6.3 रहेगा, इससे आगे नहीं, मतलब 6.2 बता रही थी, और बहुत बढ़ेगा तो 6.3 आएगा ग्रोथ रेट जीडीपी का। और वो जो अभी फाइनल आया है आज के रिजल्ट आने के बाद, वो 6.5 है, वो 6.2 और 6.3 में थे। तो एक तरह से उनको भी नकारा है, कर उनको वो विदेश में बैठ के कर रहे थे आकलन, उनके मन में जहर तो भरा ही है, मोदी उनको सबको जुटिया रहा है पिछले 7-8-10 साल से, उनके काबू में नहीं आ रहा, वो उल्टा पहाड़ा पड़ते हैं, लेकिन मोदी कान पकड़ के उनको सीधा कर देते हैं। तो वो था, लेकिन जैसे ही वहां से 6.2 आया तो यहाँ पाड़ा आड़ा तो दौरे पड़ने लगे जितने दिल्ली में बैठे हैं, कि हम तो पहले ही से कह रहे थे। और ये इतने मूर्ख हैं या इतने धूर्त हैं कि ये आंकड़ा आ रहा था 2024-25 की फाइनेंशियल ईयर का, और ये उसको नोटबंदी जोड़ रहे थे कि हम तो पहले ही कह रहे थे नोटबंदी बड़ा नुकसान करेगी। कहाँ 2016 की नोटबंदी और कहाँ 2024-25 का फाइनेंशियल ईयर, लेकिन क्योंकि इनको मोदी गाली देनी तो नोटबंदी जोड़ दिया, 2017 में लागू हुई जीएसटी को उन्होंने जोड़ दिया। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने इनके जो टुकड़ों में जो करते हैं नाच, तो प्रधानमंत्री मोदी ने उनके नाच पे कोई सिक्का नहीं फेंका, कोई रुपया नहीं फेंका। और आज जब वो आया है तो इन्होंने एक घुमा के उन्होंने थप्पड़ इनके मारा है तो इनका मुंह लाल हो गया है, और पूरी दुनिया को उन्होंने दिखाया है कि आज जो 11वां साल जिसको यहाँ पे इन्होंने इतना हल्ला मचाया था देश के अंदर विपक्षियों ने कि मोदी कमजोर हो गया, मोदी सरकार बड़ी कमजोर है, कभी भी गिर सकती है, कभी भी डूब सकती है। तो उन्होंने दुनिया को दिखाया कि डूब नहीं सकती, कभी गिरेगी नहीं। हम पिछले जो 10 साल हैं उससे ज्यादा मेहनत के साथ, हम उससे ज्यादा मजबूती से काम कर रहे हैं। और इसमें मनीष जी दोनों जो समर्थक हैं, चाहे नीतीश कुमार हो और चाहे चंद्रबाबू नायडू, दोनों का इसमें मैं मतलब विशेष योगदान मानता हूँ कि वो इन जो विपक्षी है इनके कहने में बहके नहीं, हो इनके कहने में कहीं एक सुई की नोक बराबर बहके नहीं, और चट्टान की तरह प्रधानमंत्री मोदी के साथ खड़े रहे। और आज उसका लाभ दोनों को मिलेगा,
दोनों को मिलेगा, नीतीश कुमार को बिहार में और वहां पे नायडू को आंध्र प्रदेश में। तो इनके सारे मंसूबे कायदे से आज ध्वस्त हो गए। और अगर इनके अंदर थोड़ी बहुत भी शर्म बची हो, जो ये नाच रहे थे पिछले 1 साल से कि मोदी कमजोर हो गया, तो इनको जाकर कहीं चुल्लू भर पानी ले लेना चाहिए। और उसकी वजह बता दूं, ये जीडीपी तो समग्रता के साथ आती है, कोई एक क्षेत्र की है नहीं। कि 2 आंकड़े बताता हूं मनीष जी दर्शकों को, हालांकि हम लोग का विचार तो कुछ और था, हम लोग बता भी चुके थे कि 9 तारीख को बताएंगे कि प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कमाल किया। खैर 9 तारीख का कार्यक्रम हम लोग करेंगे, लेकिन दो आपको बताना बड़े जरूरी है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो थप्पड़ मारा है, इसमें फिर वही मैं कहूंगा कि दो बिल्कुल उत्तर दक्षिण में जो लोग खड़े हैं उनका आंकड़ा दूंगा आपको। कि एक वही जो शेयर मार्केट कि जो टाई वाई बांधता है, जिसका कोई खेत से कोई लेना देना नहीं है, उसका आंकड़ा, और दूसरा किसान, इस देश का किसान, वो पूरी मजबूती के साथ प्रधानमंत्री मोदी के साथ डट के खड़ा हुआ और उसका परिणाम अभी सामने आया है। जरा मनीष जी गौर करिए, ये जो नाचे थे जिस दिन 4 जून को, दर्शक जरा तारीख नोट कर लेंगे, 4 जून को रिजल्ट आया और उस दिन जो शेयर मार्केट बंद हुआ था वो 72,079 पे बंद हुआ था, 72079 या इस पर बंद हुआ था। और आज जब जीडीपी का आज आंकड़ा आया है, तो आज जो शेयर मार्केट बंद हुआ है 81,450 अंकों पे बंद हुआ है। ये बढ़ा था 9,372 अंकों की। तो 1 साल के अंदर जब बड़ी कमजोर सरकार थी, ये नाच रहे थे, उसमें और 9,372 अंकों पे पहुंचा है, बढ़त ली है शेयर मार्केट ने। और ये 9,372 वास्तविक नहीं है, क्योंकि सब लोगों ने देखा कि इसी फाइनेंशियल ईयर में हमारा शेयर मार्केट जो है 84-85 हजार के अंक को छूकर आया है। तो कोई ये आज का जो आंकड़ा है ये अभी आगे और बढ़ेगा, मगर फिलहाल जो है 10,000 अंक बढ़ा है शेयर मार्केट। मैं चैलेंज करता हूं राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस को कि जब तुम्हारी बड़ी ताकतवर सरकार थी, तुम्हारा बड़ा महान अर्थशास्त्री दुनिया का इस देश तुम्हारी सरकार का प्रधानमंत्री था, एक भी फाइनेंशियल ईयर ऐसा बताओ जिसमें शेयर मार्केट 10,000 अंक बढ़ा हो। 10,000 अंक एक भी नहीं है मनीष जी, एक भी ऐसा फाइनेंशियल ईयर नहीं है। और ये इस सरकार को कमजोर बता के पूरे देश को बरगला रहे, झूठ बोल रहे। अब तो इनके मुंह पर काली कूद गई। तो ये तो आ गए शेयर मार्केट पे। और किसानों को समझिए कि जो पिछला फाइनेंशियल ईयर था, यानी मोदी सरकार का जो दूसरा कार्यकाल था, उसका अंतिम जो साल था 2023-24, उसमें देश में अनाज का उत्पादन हुआ था 33.2 करोड़ टन। 33.2 करोड़ टन। और अब की जो आंकड़ा आया है वो 35.4 करोड़ टन है, यानी उसमें 2 करोड़ टन की वृद्धि हुई है, 2 करोड़ टन की। तो देश के किसान वो कभी निराश नहीं हुआ कि कैसी सरकार आ रही है, कौन सरकार आ रही, मोदी कमजोर हो गया या मोदी सब नाश किए दे रहा है। उसने पूरी मेहनत के साथ, पूरी लगन के साथ अपनी मेहनत की और ईश्वर ने साथ दिया। तो वो जो 33 करोड़ टन था वो बढ़कर अब की 35.4 करोड़ टन अनाज पैदा हुआ है देश के अंदर। अब ये प्रधानमंत्री मोदी के 11वें साल का कमाल है। और मैं प्रधानमंत्री मोदी के 11वें साल का कमाल क्यों कह रहा हूं, इसको जरा समझिए कि ये आज से 2013-14 में जिस समय कांग्रेस की सरकार थी, तो 26 करोड़ टन पैदा हुआ था। 26.4 करोड़ टन, गौर करिए, 26.4 करोड़ टन। और अब की आया है 35.4 करोड़ टन, यानी जितना कांग्रेसी छोड़ के गए थे उसमें 9 करोड़ टन की अनाज की वृद्धि की है प्रधानमंत्री मोदी ने 11 साल के अंदर। कौन सा कमाल किया है, कौन सा ऐसा उसका जादू का तीर चलाया है कि 10 करोड़, लगभग 10 करोड़ मान लीजिए कि लगभग 10 करोड़ टन देश में अनाज ज्यादा पैदा हो रहा है। तो ये किसका करिश्मा है? ये उस अधेड़ का करिश्मा है जो हर तीसरे महीने कभी थाईलैंड भाग जाता है, कभी सिंगापुर भाग जाता है, कभी कुछ लोग बताते हैं अपनी अवैध बीवी पास भाग जाता है, वो पता नहीं बताता। तो आज का जो आंकड़ा है जीडीपी का, ये जीडीपी का आंकड़ा केवल एक आंकड़ा मात्र नहीं है। और मनीष जी मैं फिर कहूंगा ये इतनी बड़ी उपलब्धि है मोदी सरकार की, लेकिन मैं आज गौर कर रहा था चैनल बदल के, और किसी में भी इसका जिक्र नहीं है, किसी में भी। ये एक अलग खेल है, ये अलग खेल है जिसको समझना पड़ेगा दर्शकों को। ये जानबूझकर खेल है कि मेंटल लेवल है कि नहीं समझ में नहीं आता। अनपढ़ पढ़े लिखे हैं नहीं तो क्या चोट्टों की चंडाल चौकड़ी अब सिर्फ खेल है, या फिर ऐसे लोग हैं जिनको इस बात के मायने ही नहीं समझ में आते हैं?
मनीष जी आपका कहना बिल्कुल सही है। और मैं क्या बताऊं, मैं इनको इस कदर का मूर्ख तो नहीं मानता। हाँ मैं इनको इतना मूर्ख तो नहीं मानता कि ये नेशनल न्यूज चैनलों पर बैठे हुए लोग, और इनको जीडीपी के इतना बड़ा जीडीपी में जो आज रेट का आया है, नहीं, सही इतना बात है। बड़ा एंकरनियों को समझ में नहीं आया, लेकिन जो बड़ी बड़ी रिसर्च टीम जो हर चैनल में होती है वो तो सब जो देख रहे होते हैं, उन्हें तो सब पता होता है। हाँ, जो लाखों रुपए की तनख्वाह लेते हैं, लाखों रुपए, आपको तो ज्यादा बेहतर आइडिया होगा कितनी तनख्वाह लेते हैं। बिल्कुल। तो पर वो आम पब्लिक को भले ही लगता होगा कि चेहरा थोप करके कोई बैठ गई या बैठ गया वो है, लेकिन उसके पीछे जो असली खिलाड़ी होता है, जो मोटी तनख्वाह पे होता है, जो एक तरह से मदारी होता है, जो इन्हें नचाता है बंदर और बंदरिया को, उन्हें तो सब नहीं, समझ में आता है। मनी जी, पब्लिक तो एंकरिंग देखती है। एंकर तो छोड़ दीजिए, एंकर तो एक पाठशाला चलती है टीवी पे। तो कल मैंने समझ लिया कि वो एंकर जो था वो उसमें केवल वो कामा लगा के थोड़ा डिस्टेंस बढ़ गया था, तो वो संख्या पढ़ने में उनको कम से कम 2 3 बार उनको पढ़ना पड़ा, क्योंकि वो पढ़ रहे थे। उनको अपनी बुद्धि से कोई अकल नहीं थी कि ये बड़ा सामान्य सा था, लेकिन पढ़ रहे थे। क्या छोड़िए। तो मगर मनीष जी, इसलिए मैं ये मानता हूँ कि खेल ही है, ये खेल ही है। आस्तीन का सांप बनकर खेल है, राष्ट्रवादी बनकर खेल है कि हम तो राष्ट्रवादी चैनल हैं, और अब बड़े मोदी के गुणगान करेंगे, सब कुछ करेंगे। मोदी मीडिया को कह देता है तो बड़ा आग लगती है इनको। लेकिन ये खेल ये वही खेलते हैं जो कांग्रेस चाहती है। क्यों नहीं आज इसका जिक्र है? आज की तारीख में देख रहा था, किसी के पास कोई खबर नहीं है प्रधानमंत्री मोदी की कानपुर की रैली या लखनऊ की रैली। इसके अलावा, और उस रैली में वही प्रधानमंत्री मोदी ने अपना ऑपरेशन सिंदूर की बात की, स्थानीय मुद्दों की बात की। आज अगर नेशनल न्यूज कोई थी शाम की, तो वो आज के नेशनल न्यूज शाम की केवल जीडीपी का ये जो आया है रेट सामने आया, जिसकी जो वृद्धि दर, वो सबसे बड़ी खबर थी इस देश की, सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण। और इस सरकार के 1 साल के कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड है वो खबर। लेकिन उसको एकदम इन्होंने ब्लैकआउट कर दिया कि उसकी आलोचना तो कर नहीं सकते, बेशर्मी भी तो उतर नहीं सकते, वो पाड़ा जैसे उतर आते हैं। तो कहा इसको खत्म कर दो इसको। और ये बिल्कुल कहीं एक आध चैनल पे होता तो मैं मान लेता, सारे चैनलों का तो इसका मतलब कांग्रेस जो है बैक चैनल जैसे होता है ना, कूटनीतिक वार्ताएं होती तो बैक चैनल एक अलग चल रहा होता है, तो वैसे एक बैक चैनल है जिसपे कांग्रेस का कब्जा है, और वो इनको इंगित करता है कि किस पे बात करो और किस पर बात मत करो। तो ये है इनका सच। मगर मैं दर्शकों से उल्टा कहूंगा कि उल्टा गोदी मीडिया का स्वांग ये चुट्टों की चंडाल चौकड़ी जो खलियर हो चुके हैं वो रटते हैं कि भाई हाँ गोदी मीडिया है। और हमें अब देख रहे हैं कि बिल्कुल। जितने भी खैराती हैं जो खलियर हो चुके हैं वो कांग्रेस को प्रोवोक कर रहे हैं कि माल इधर दो। मैं देख रहा हूं कि चुट्टों की चंडाल चौकड़ी कह रहे कि यूट्यूबर्स के पास माल बांटो। ये मतलब इससे संतुष्ट नहीं हो रहे हैं। कुछ कुछ चुट्टों को आप देख रहे होंगे जो यूट्यूब पे आ गए, कह रहे कांग्रेस को ना यूट्यूब पे इन्वेस्ट करना चाहिए, यूट्यूबर की लड़ाई लड़नी चाहिए, मेन स्ट्रीम मीडिया को ऐड देना बंद कर देना चाहिए। जबकि असल खेल ये है कि आज भी सोनिया के देवर का चैनल वहां से कंट्रोल सब कुछ होता है। जिस किसी को लगता है कि बहुत कुछ राघव बहल का आज भी प्रभाव है, तो समझ जाइए कि चीजें किस रूप में हो रही है। लेकिन क्या पब्लिक को सरकार इस बात को साल भर जो 4 जून का जब होने वाला है, इतनी बड़ी उपलब्धि को, क्या आपको लगता है कि मोदी इतनी आसानी से गंवा देंगे? उनकी टीम सीतारमन नहीं उतरेगी मैदान में? नए नए प्रधानमंत्री मोदी इन लतखोरों के, इन हरामखोरों के भरोसे है ही नहीं। वो पिछले 11 साल का उनका इतिहास है, वो कब इनके भरोसे हैं? उनको मालूम है कि किस कैटेगरी के हैं। कुछ लोग उसमें फायदा उठा लेते हैं, उनको छोड़िए। तिहाड़ी वाड़ी जैसे लोग हैं वो फायदा उठा लेते हैं, लेकिन वो जानते सबकी औकात है कि कौन कितने पानी में, और इनके धोखे में कभी नहीं रहते, क्योंकि वो अपने सामने एक सरकार को बलिदान होते देख चुके हैं। और वो थी अटल जी की सरकार। 6 साल का बेहतरीन कार्यकाल था, लेकिन कुछ तो कमियां थी ही उनके अंदर। उनके बाद एक आस्तीन का सांप ब्रजेश मिश्रा बैठा हुआ था, अडवाणी के साथ वो सुधीर कुलकर्णी लगा हुआ था। तो वो सारी बातें प्रधानमंत्री मोदी ने देखी नहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने भोगी है, क्योंकि वो उस समय भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव थे, दिल्ली में ही रहते थे, तो उनको सब कुछ मालूम है। और उस दौरान इन चैनलों का भी उन्होंने नंगनाच देखा कि किस तरह से बिकते हैं और क्या इनका चरित्र है। तो वो इनके भरोसे वो पहले दिन से ही नहीं है कि इनकी किसी एक बात को माना हो, या इनको आज तक कोई खबर लीक की गई हो। गौर करिए ना, 10 साल के अंदर ये नहीं पता कर पाते कि कौन कौन आदमी मंत्री बनने वाला है, कौन नहीं बनने वाला। और एक उदाहरण अभी और दिए दे रहा हूँ, बिल्कुल ताजा, सारे दर्शकों की निगाह होगी, हम लोगों की भी निगाह है। लेकिन क्या इन चैनलों को मालूम है कि कौन भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने जा रहा है? किसी को मालूम है? कोई उसके दूर दूर तक की कौड़ी नहीं बता पा रहा।
कोई नहीं बता पा रहा, केवल बैठे। अब तो थकार कर शुरुआत में 2-4-10 नाम इन्होंने उछाले, सिक्का उछाल के जैसे है, और उसके बाद फिर ये शांत होकर बैठ गया कि अब उनकी बस का नहीं है। तो 2-4 नाम इन्होंने बहुत घिस डाला उसको, लेकिन अभी कहीं कोई जिक्र नहीं है, और ना इनको अभी भी नहीं मालूम कि कौन है। तो इनको प्रधानमंत्री मोदी कतई घास नहीं डालते, जो तुम्हारा काम वो काम करो। और तो और मनीष जी, इनका प्रधानमंत्री के किसी कार्यक्रम में इनका ना तो कैमरा जाता है ना इनका माइक जाता है। इससे ज्यादा और क्या बदतमीज इनकी लानत बलानत हो। वहां पर या तो ANI का कैमरा जाता है, माइक जाता है, या फिर दूरदर्शन का जाता है। वो इस योग्य हैं। लेकिन ये लोग जो है केवल इसी बात पे इनका जब इनको मौका मिलता है तो ये प्रहार करने से चूकते नहीं है। जैसे इन्होंने आज GDP वाली खबर को हत्या कर दी, उस खबर की हत्या कर दी। और मैं फिर कह रहा हूँ कि ये खबर अखबारों में इसकी हत्या नहीं होगी, अखबार इसको प्रमुखता से छापेंगे, क्योंकि बड़ी सफलता है और बड़ी उपलब्धि है देश की। प्रधानमंत्री मोदी की सरकार तो है ही है, लेकिन ये देश की बड़ी उपलब्धि है कि देश अभी अपनी राह से, अपने रास्ते से, जिस रास्ते पे वो चला था 2014 में, उस रास्ते से वो डिगा नहीं है 1 इंच भी। ये बता रही है ये GDP की ग्रोथ। क्योंकि इस GDP की इस ग्रोथ ने इन खैरातियों को तो छोड़ दीजिए, दलालों को, जो विदेश में बैठी कंपनियां हैं, उन्होंने भी जो आकलन किया था भारत की GDP की ग्रोथ रेट का, उस आकलन को भी प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने पीछे छोड़ दिया है। ये छोटी मोटी घटना नहीं है। और ये तब है जब पूरी दुनिया के देश तरस रहे हैं अपनी GDP की ग्रोथ को मेंटेन रखने के लिए कि किसी तरह कुछ तो आगे बढ़ी रहे। ये है प्रधानमंत्री मोदी का पहला साल का कार्यकाल, जिसमें उनको कमजोर बताकर इन्होंने साल भर गाली दी है। इन लोगों ने, इन सब लोगों ने, सोच लीजिए कितने अक्लमंद है और कैसे लोग हैं। सर, चोट्टो की जो चंडाल चौकड़ी है, जो भारत द्रोह की किसी हद तक जाते, जो ये कह देते हैं कि यदि आपकी सैलरी 50,000 रुपए है और यदि डॉलर यदि 87 से 85 रुपए का हो गया तो आपके सैलरी को क्या फर्क पड़ गया। जो चंडाल चौकड़ी ये कह देती कि यदि आप फेल्योरों के बीच रेस लड़के आगे आ ही गए तो क्या होगा। उनके बीच में ये GDP सही मायने में आम जन के लिए, जब ये सर चुट्टो की चंडाल चौकड़ी इस पे चुप्पी लगाएगी, आम जन इसे कैसे समझ पाएगा कि हाँ ये देश का, ये इस ग्रोथ के कैसे मायने हैं। हाँ, इसे आम जन ये मैंने लिखा है कि तीसरे कार्यकाल में अस्थिर और कमजोर सरकार का प्रधानमंत्री होने के नशे में धुत विपक्ष 4 जून 2024 से ही पागलों की तरह नाच गा और झूम रहा था। लेकिन 1 साल की अपनी खामोशी के बाद प्रधानमंत्री मोदी द्वारा विपक्ष के गाल पर जड़े गए जोरदार थप्पड़ की पुष्टि कर रहा है। आज ही सामने आया यह आंकड़ा। अब जरा खबर पर, बहुत छोटी खबर है लेकिन आप इसको पढ़ेंगे कि दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी की GDP ग्रोथ 6.2% से बढ़कर 7.4% हुई। ये बहुत उल्लेखनीय वृद्धि है मनीष जी। देश की आर्थिक विकास दर में जबरदस्त तेजी आई है। जनवरी मार्च तिमाही में GDP में जबरदस्त उछाल आया। जनवरी मार्च तिमाही में भारत की GDP ग्रोथ 7.4% रही। यह आंकड़ा अनुमानित 6.85 से काफी बेहतर है। यहाँ मनीष दिखा रहे हैं, आप देखिए, काफी बेहतर है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर आधार पर तेज ग्रोथ आई है। पिछली तिमाही यानी Q3 में GDP ग्रोथ 6.2% थी, जो अब बढ़कर 7.4% हो गई है। यह अर्थव्यवस्था का मजबूत प्रदर्शन बताता है कि घरेलू मांग, निवेश और कृषि उत्पादन में मजबूती रही है। ये और पूरे वित्त वर्ष 2024-25 के लिए रियल GDP ग्रोथ 6.5% रही है। यह इकरा और अन्य एजेंसियों के 6.3% अनुमान से अधिक है। ये जितनी रेटिंग एजेंसियां थी उन सबके अनुमानों को पीछे छोड़ दिया है भारत ने। नॉमिनल GDP 330 अनुमान लिखा हुआ। तो ये है आज की खबर। और ये सबसे खास मनीष जी, अपने जितने दर्शक हैं उन सबको मैं मानता हूँ, हाँ मोदी समर्थक तो वो है ही है, मोदी समर्थक वो है। तो आज आपको गर्व इस बात पर होना चाहिए कि आपका जो चयन इस 2024 के चुनाव में था वो चयन ही सही था। ये बाकी जितने हिजड़े नाच रहे थे, ये आज इनके मुंह पर कालिक पुती है इस आंकड़े के साथ। और ये बाकी वो जो चौथी अर्थव्यवस्था बनी थी इसको छोड़ दीजिए। और मैं एक और बताता हूँ मनीष जी उपलब्धि, और वो उसको सुनकर इनके आग लग जाएगी, आग, कि प्रधानमंत्री मोदी के जो 11वां साल है इसके अंदर क्या गजब का हिंदुस्तान। तो अभी आपको मैंने हिंदुस्तान के आंकड़े बताए कि चाहे शेयर मार्केट ले लीजिए
और चाहे खेत खलियान ले लीजिए, मैं बिल्कुल उत्तर दक्षिण ध्रुव की बात कर रहा हूँ, अगर आप सामाजिक स्तर पे बात करिए। अब मैं आता हूँ जरा विदेश में, कि विदेश में जो बैठे लोग हैं, जो पैसा है जिनकी जेब में और जो पैसा लगाना चाहते हैं, जो अपना पैसा कहाँ लगाएं, वो उन लोगों को प्रधानमंत्री मोदी के इस 11वें कार्यकाल या 11वें साल कार्यकाल का जो 11वां साल है, इस पर उनको कितना ज्यादा विश्वास था, ये सुनकर आप दंग रह जाएंगे। फिर कह रहा हूं कि ये सुनकर आप दंग रह जाएंगे कि अब की अप्रैल से, मानिए मार्च नहीं ले रहा हूं मैं, अप्रैल से मई तक, ये अप्रैल से अप्रैल से मई तक जो FDI आई है इस देश के अंदर, एक्सपोर्ट हुआ है, जरा ये पहले ये आंकड़ा बता दूं, उसके बाद FDI पे आता हूं। एक्सपोर्ट जो हुआ है वो मनीष जी $835 बिलियन का एक्सपोर्ट हुआ है, $835 बिलियन का। ये बाहर से ऑर्डर नहीं थे तो कहां से एक्सपोर्ट का, किसी समुद्र में फेंका जा रहा था। और इसको आपको कहा कि ये आंकड़ा आपको क्यों चौंकाएगा, कि इसमें पिछले साल की तुलना में $57 बिलियन की ये जो है वृद्धि हुई है मनीष जी, $57 बिलियन की। वो कैसे, कि पिछले साल जो एक्सपोर्ट का आंकड़ा था भारत का, वो $778.2 बिलियन था, 778। और आज, और ये एक तरह से भारत के एक्सपोर्ट के आंकड़े ने पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार 800 का आंकड़ा पार किया। और आज की तारीख में 835.5 बिलियन ये हुआ है, यानी साढ़े सत्तावन बिलियन एक्सपोर्ट बढ़ा है। तो एक्सपोर्ट कब बढ़ता है? एक्सपोर्ट कब बढ़ता है जब आपके माल की डिमांड हो, बाहर से आपके माल की डिमांड हो। तो बाहर वालों को हिंदुस्तान पर विश्वास है, कितना विश्वास है कि 778 बिलियन था, वो आज बढ़कर $835 बिलियन हो गया। ये समझिए आप। ये, और मैं प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल की बात कर रहा हूँ, 11वें जो उनका 11वां साल है। और एक तरफ तो वो माल भी हमारा खरीद रहे हैं, दूसरा वो रकम भी लगा रहे हैं। और ये एक और चौंकाने वाला आंकड़ा है कि विदेश में बैठे जो लोग हैं, क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं, वो इनकी तरह जाहिल नहीं है, इनकी तरह वो मोदी विरोध के जहर से संक्रमित नहीं है, और वो मोदी उनके लिए मुद्दा नहीं है, उनके लिए भारत मुद्दा है। और भारत का प्रदर्शन कैसा रहा है, ये उनके लिए मुद्दा है। वो पाड़ा की तरह चौथी अर्थव्यवस्था देश बन जाए, और पाड़ा बता रहा थर्ड डिवीजन हो, 33% नंबर हो, 35% नंबर, वो पागल हो जाएगा। मुझको लग रहा है कुछ दिनों में उसको बिजली झटके देने पड़ेंगे। लेकिन आप जरा FDI का आंकड़ा मनीष जी जो है वो देखिए, मैंने लिखा है कि इस साल FDI आई है वो $81 बिलियन आई है, $81 बिलियन। और ये पिछले 11 साल में जो प्रधानमंत्री मोदी का कार्यकाल है उसमें तीसरी सबसे बड़ी राशि है, ये तीसरी सबसे बड़ी राशि, $81 बिलियन। ये छोटा मोटा ये क्या है, भारत के विदेशी मुद्रा भंडार वर्तमान, अरे अभी इस पर भी आता हूँ, क्योंकि आज हम लोग तो 9 जून आज ही मना देंगे, एक तरह से समझिए वो वाली कहानी हो गई, क्योंकि इन धूर्तों के नंग नाच ने वो उसका जवाब आज देना था। अभी जबकि मैं अभी केवल आर्थिक पक्ष पे ही सीमित हूँ कि $81 बिलियन FDI आई प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में। ये है इस एक साल की उपलब्धि। और ये प्रधानमंत्री मोदी के जो 11 साल का कार्यकाल है उसमें तीसरी सबसे बड़ी राशि है मनीष जी, तीसरी सबसे बड़ी राशि। तो आप समझ सकते हैं कि विदेश में बैठे लोग हैं उनको कितना इस सरकार की अस्थिरता पर और इस सरकार की कार्य कुशलता पर कितना विश्वास, क्योंकि देश जो है सरकार के ही बदौलत चलता है, लफाजी में नहीं चलता। तो इसको जरा समझिए आप। और खाद्यान्न हो गया, कहते हैं हाँ FDI वाला मामला था, मेरे दिमाग से उतर गया। मैं अभी मैं किस बात पे भूला था। हाँ ये और बताता हूँ, जो अभी जिन्होंने लिखा था तो उससे मैं थोड़ा भटक गया था कि अब और प्रधानमंत्री मोदी का जो एक कार्यकाल है वो कैसा उसने गजब किया है कि आपको सुनकर ताजुब होगा मनीष जी, कि जब फाइनेंशियल ईयर 23-24 खत्म हुआ था तो 31 मार्च 2024 को देश के पास जो विदेशी मुद्रा भंडार था वो $655 बिलियन था, $655 बिलियन। और आज की तारीख में वो 691-92 बिलियन है। ये सोच लीजिए, तो उसके अंदर कम से कम 40-45 बिलियन बड़ा है देश का विदेशी मुद्रा भंडार। सतीश जी का गुस्सा देख के समझ में आता है कि कितने गद्दार वगैरह, हाँ क्या कहूँ। तो वो जो है
समझे 651-52 बिलियन डॉलर था और वो आज की तारीख में 691 बिलियन डॉलर है। तो 40 बिलियन डॉलर विदेशी मुद्रा कोष बढ़ा है। और ये महत्व इससे हो जाता है कि हमारा पड़ोसी जो है वो 1-1 बिलियन डॉलर की भीख मांगता घूम रहा है पूरे दुनिया में। और उसका जो विदेशी मुद्रा कोष है, जरा एक और उसका सच्चाई बता दूं कि उसका जो विदेशी मुद्रा कोष है वो 15 बिलियन डॉलर का है। हमारा 690 बिलियन डॉलर है, 91 बिलियन, और उसका 15 बिलियन डॉलर है। लेकिन वो 15 बिलियन डॉलर है कौन से? उसमें से 9 बिलियन डॉलर जो है वो चाइना के कर्जे का है, 3 बिलियन डॉलर यूएई के कर्जे का है, 2 बिलियन डॉलर सऊदी अरब के कर्जे का है। यानी 15 में से 14 बिलियन डॉलर उसने कर्जा लेके रखा है कि हमारे बैंक में जमा है, उसको खर्चा नहीं कर सकता, वो उसके बैंक में जमा है ताकि दिखाने के लिए हो कि इसके पास 15 बिलियन डॉलर पड़े हैं। तो एक पड़ोसी थे, और ये वो पड़ोसी है जो हमने और उसने एक साथ यात्रा शुरू की थी। हमसे छोटा था, हमसे ज्यादा उपजाऊ जमीन लेकर गया था, हमसे ज्यादा संसाधन लेके गया था, और आज वो भीख मांगने के कगार पे खड़ा है। और अगर और इसका एक उत्तर और दे दूं, जो बड़ी चर्चा है उस पर न्यूज चैनल चर्चा कर रहे हैं मनीष जी, बेकार की बात पे सब सारे लोग परपंच कर रहे हैं कि वो तेलंगाना के रेवंत रेड्डी ने कह दिया कि अगर राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री होते तो भगवान जाने क्या हो जाता। मैं तो भूल भी गया क्या कहा मनीष जी उसने, इतना मुझे जाने कि उसने कहा। हाँ, दरअसल लोग कह रहे हैं कि यदि भारत के प्रधानमंत्री राहुल गांधी होते तो कल्पना किया जा सकता कि भारत क्या होता। उसका लोग पूरा मजाक उड़ा रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, हाँ यही उसने कहा था। मैं इतना ध्यान भी नहीं दिया, इतना मालूम था कि उसने कुछ कहा है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री होते तो अगर राहुल गांधी इस देश का प्रधानमंत्री बन जाता 2014 में, तो हम पाकिस्तान को टक्कर दे रहे होते कि उसके यहाँ अगर 15 बिलियन डॉलर उसके फॉरेन रिजर्व में, तो हमारे पास 16-17 बिलियन डॉलर होता। यही टक्कर हम दे रहे होते। आज 690 बिलियन डॉलर पे भारत इतरा रहा है, तो वो प्रधानमंत्री मोदी का कौशल है। और इसको कैसे आप नकार देंगे? यही बेशरम नकार सकते हैं, यही धूर्त नकार सकते हैं। कोई अकलमंद आदमी है जिसके सामान्य समझ है, कैसे नकार देगा इसको? इससे लगता है, और इसीलिए हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि इस दौर में जब बुरा से बुरा ये वक्त था, उस दौर में भारत की आर्थिक महाशक्ति चौथी होना और जीडीपी का ये ग्रोथ। और मनीष जी, और जरा इन गजब के मतलब वास्तव में इस जगह पे प्रधानमंत्री मोदी जो सर पटकते हैं अपना, वो बिल्कुल सत्य पटकते हैं कि इकोसिस्टम क्या गजब का इकोसिस्टम है। और भाजपा 11 साल के शासन के बाद भी इकोसिस्टम नहीं बना पाई। ये जरा समझिए।